पाइल्स का उपचार, बवासीर, भगंदर, फिशर, पाइलोनेडल साइनस, इन सब का तकनीक द्वारा बिना चिरफाड़ के उपचार। प्रशिक्षण प्राप्त डॉक्टर प्रवीण साहवे MS, डॉक्टर पूजा साहवे, रामेश्वरी रोड, नागपुर। मोबाइल नंबर 9970743318। नमस्कार यूसीएन हेलो डॉक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं संपदा और आज हम बात करेंगे बवासीर, भगंदर, फिशर का आयुर्वेदिक और लेज़र उपचार इस विषय पर। और इस विषय पर हमें जानकारी देने के लिए आज हमने हमारे स्टूडियो में इनवाइट किया है डॉक्टर प्रवीण साहवे जी को, जो कि है डायरेक्टर अभ्युदय पाइल्स लेज़र हॉस्पिटल, मनीष नगर रोड, नागपुर से। और ख़ास बात ये है कि सर MS जनरल सर्जन तो हैं ही, साथ ही साथ उन्होंने डिप्लोमा भी कंप्लीट किया है कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी में। सर आपका बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। और जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि आज हम बात करने वाले हैं बवासीर, भगंदर, फिशर इस विषय पर। ये वैसे देखा जाए तो हर किसी ने सुना हुआ होता है, पर सबका जो एक अनुभव या कहिए कि इस नाम से जो सबको डर लगता है वो है क्योंकि इसमें होने वाला जो पेन है, जो ब्लीडिंग, जो तकलीफ़ होती है इन शॉर्ट। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि बवासीर होता क्या है? एक्चुअली पाइल्स बवासीर जिसको बोला जाता है, इसके मुख्यतः होने के कारण बहुत सारे होते हैं। मोस्टली हमारा लाइफस्टाइल जो डिसऑर्डर है, हमारा जो लाइफस्टाइल है, खान पान में तीखा, मिर्च मसालेदार, नॉनवेज खाना। इसके अलावा महिलाओं में होने वाले कारण हैं, उसमें प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हेमोरॉइड्स होते हैं, या प्रेगनेंसी के बाद महिलाओं में पाइल्स की समस्या होती है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी महिलाओं में पाइल्स की समस्या होती है। इसमें ज़्यादातर मात्रा में आयरन का सेवन, प्रेगनेंसी में हार्मोन्स का लेवल बढ़ना, गर्भाशय का वजन बढ़ना, ये सब कारण पाइल्स के होते हैं। अब पाइल्स होता क्या है एग्जैक्ट देखेंगे तो हर एक इंडिविजुअल्स में 3 हेमोरॉइडल कुशंस होते हैं। गुदभाग में 3 वलिया होती है, जिसको आज से हजारों साल पहले आयुर्वेद में प्रवाहनी, संवहनी, विसर्जनी नाम से जाना जाता था। तो हर एक इंडिविजुअल्स में जो हेमोरॉइडल कुशंस होते हैं, इसको किसी कारणवश प्रेशर आने से वहाँ पर गुदभाग की वलिया बाहर आती है और उसकी वजह से पाइल्स वहाँ पर होते हैं। मोस्टली यहाँ पर जो ब्लड वेसल्स होती है उसमें सूजन पैदा हो जाती है, उसमें ब्लड जमा हो जाता है। इसके 4 स्टेज होते हैं। पहला जिसमें सिर्फ ब्लीडिंग होता है, दूसरा मस से बाहर आते हैं, अपने आप अंदर चले जाते हैं, तीसरा मस से बाहर आते हैं, हाथ से अंदर डालना पड़ता है, और चौथा मोशन करते समय मस से बाहर आते हैं, वो हमेशा के लिए बाहर रहते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है, दर्द होता है, और 4th स्टेज में ही दर्द ज़्यादा होता है। वैसे देखा जाए तो पाइल्स इज़ अ पेनलेस कंडीशन, इसीलिए ज़्यादातर लोगों को पाइल्स जो होता है वो 4th स्टेज में ही दिखाने के लिए डॉक्टर्स को आते हैं, क्योंकि 4th स्टेज में ही उसमें दर्द या वेदना होती है, और पहली और दूसरी स्टेज में कभी पेन या वेदना नहीं होती है। इसमें निरंतर ब्लड आते रहता है, और ब्लड जो होता है, ब्लीडिंग जो होता है ड्यूरिंग डिफिकेशन, इसमें ब्लड की ऐसी धार बहती है, इस प्रकार से ब्लीडिंग बहता है, तो इसको पाइल्स कहा जाता है। तो पाइल्स के जो लक्षण है, अगर अर्ली स्टेज में आएंगे तो हम लोग अर्ली स्टेज में सिर्फ मेडिसिन के द्वारा और आयुर्वेद कुछ मेडिसिन के द्वारा, हमारी कुछ रिसर्च की हुई मेडिसिन है जिसमें कुछ किट हम लोग देते हैं, जिससे कोई ऑपरेशन या कोई लेज़र ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पर इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग पहले अर्ली स्टेज में आए और अर्ली स्टेज में अपने पाइल्स का निदान करें। सर अभी आपने जैसे बताया, तो इसके लक्षण क्या होते हैं, मतलब कैसे पता चलेगा? क्योंकि ब्लीडिंग जो है वो जनरली भी कभी कभार किसी को हो सकती है, कभी हमने अगर मसालेदार खा लिया या कोई इंजरी होती है इंटरनल या इस तरीके से, तो 1-2 बार ब्लीडिंग अगर हो तो हमें समझ भी ना आए। तो ऐसे पाइल्स के लक्षण एग्जैक्टली क्या होते हैं और उपचार आप किस तरीके से करते हैं? पाइल्स के लक्षण मुख्यतः पेनलेस ब्लीडिंग, जिसमें कोई भी प्रकार का दर्द नहीं है, और पाइल्स में जो पेन नहीं होता है, और उसमें ब्लीडिंग जो होता है वो धार की तरह बहता है। यानी आप कमोड आप यस रेगुलर बेसिस पे, और कमोड का जो सीट है वो पूरा ब्लीडिंग से भरता है, फ्लैश ऑफ पैन हमारी भाषा में जिसको कहते हैं। और फिशर में जो ब्लीडिंग होता है उसमें ड्रॉप ब्लीडिंग होता है और अत्यधिक पेन या वेदना होती है। और पाइल्स में जो ब्लीडिंग है उसके साथ में अलग आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है। वहाँ पर अगर 4th स्टेज में है तो दर्द महसूस होगा, म्यूकस डिस्चार्ज आपको होता है, यानी कोई तो भी लिक्विड जैसा मोशन के द्वारा आते समय आपको दिखता है। और इसके अलावा कुछ मस से बाहर आते हुए मांस आपको आते समय दिखता है। जैसे स्टेजेस मैंने बताया, ये लक्षण होते हैं, और लक्षणों के अनुसार हम लोग इसका ट्रीटमेंट करते हैं। हर एक पाइल्स के लिए ऑपरेशन ज़रूरी नहीं है, और हर एक पाइल्स दवाई से भी ठीक नहीं हो सकता है, ये दोनों हैं। इसको मैं समझाता हूँ विस्तृत रूप से, क्योंकि अर्ली स्टेज में अगर आप आए, पहली स्टेज में या अर्ली 2nd स्टेज में, तो किसी भी प्रकार के ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, अपना सिड्स बाथ, गर्म पानी में बैठ के सिकाई करना, कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन हम लोग क्रीम देते हैं या कुछ ट्रीटमेंट करते हैं,
उसके माध्यम से और इंटरनल कुछ मेडिसिन लेने से पाइल्स ठीक हो सकते हैं। जिनको 3rd 4th स्टेज है उनको लिए एडवांस लेज़र ट्रीटमेंट है, एडवांस बीम ट्रीटमेंट है। लेज़र ट्रीटमेंट में हम लोग किसी भी प्रकार का चीरफाड़, टाका या किसी भी प्रकार का घाव जिसमें नहीं होता है, लेज़र के माध्यम से पाइल्स के बेस में हम लोग एनर्जी देते हैं और मस्से जो है वो हमेशा के लिए ठीक हो जाते हैं। इसमें कोई चीरफाड़ नहीं होती, कोई स्पिंक्टर या मसल कट होने की शक्यता नहीं रहती, जिससे कंट्रोल जाने की जो डर पेशेंट के मन में रहता है वो नहीं है। और इसमें लॉन्ग टर्म आपको हॉस्पिटल में एडमिट रहने की भी आवश्यकता नहीं होती है। जैसे पेशेंट सैटरडे को आते हैं, सैटरडे को लेज़र ट्रीटमेंट करते हैं, संडे को आराम करके मंडे को ऑफिस ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब इतना इजी हो गया ट्रीटमेंट है। और लेज़र का एट ए टाइम हम लोग हेमोराइड्स यानी पाइल्स की भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, फिशर भी कर सकते हैं, और फिशुला अगर रहा तो उसकी भी ट्रीटमेंट हम लोग कर सकते हैं। तो एक ही समय में आपका लेज़र के माध्यम से सभी प्रकार का ट्रीटमेंट हो सकता है, जिसमें समय बचता है, पैसा बचता है, और आपको पेनलेस ट्रीटमेंट जो है मतलब मेन सबसे इम्पोर्टेंट कि तकलीफ नहीं होती वो है, तकलीफ नहीं होती है, क्योंकि पाइल्स की वजह से वैसे ही इंसान परेशान है। बिल्कुल बिल्कुल। और ऊपर से अगर ऑपरेशन या इस तरीके का कुछ क्योंकि हो तो। इसी की वजह से पेशेंट्स लेट हमारे पास पहुंचते हैं, क्योंकि जब तक उनको पेन ना हो, दर्द ना हो, और पाइल्स में पेन या दर्द लास्ट स्टेज में ही होता है, तो तब तक ये पेशेंट्स इस बीमारी को अपने झेलते रहते हैं। तो इसके लिए अर्ली स्टेज में आना, अपनी बीमारी का निदान करना, जिसके लिए हम लोग एंडोस्कोपी के माध्यम से इसका निदान करते हैं। कितने मस्से है, कौन से स्टेज के है, ये हम लोग मरीज को समझाते हैं, और उसके अलग अलग स्टेज के अनुसार ट्रीटमेंट करते हैं। ये तो बात हो गई पाइल्स की, लेकिन क्या फिशर में ऑपरेशन करना ज़रूरी होता है? फिशर में भी ऑपरेशन अर्ली अगर स्टेज में आए तो आवश्यकता नहीं रहती। फिशर यानी क्या होता है कि वहाँ गुदोभाग में हार्ड स्टूल होने से, कड़क संडास होने से, या और कोई बीमारी की वजह से वहाँ पर चीरा होता है, यानी क्रैक होता है, और उसकी वजह से पेशेंट को पेन होता है, दर्द होता है, असहनीय वेदना होती है। पेन जो है पेशेंट्स को फिशर की वजह से ज़्यादा होता है, ना कि पाइल्स की वजह से। तो ऐसे पेशेंट्स में हम लोग अर्ली कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन है, कुनकुने पानी में बैठ के सिकाई करना है, ये मात्रा बस्ती थेरेपी हम लोग करते हैं, विशिष्ट प्रकार का मेडिकेटेड ऑयल है उसका हम लोग एनिमा देते हैं, जिससे वो घाव हील हो जाता है, या कुछ लगाने के लिए वहाँ जख्म पे क्रीम और ऑइंटमेंट देते हैं, जिससे अर्ली स्टेज में फिशर को ऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पर जो क्रोनिक फिशर होते हैं, जिसमें सेंटिनल पाइल्स तैयार हो जाता है, यानी एक प्रकार का मस्सा तैयार हो जाता है और वहाँ पर फाइब्रोसिस तैयार हो जाता है, तो ऐसे पेशेंट्स में हम लोग लेज़र ट्रीटमेंट करते हैं। लेज़र में भी हार्डली 5 से 7 मिनट का समय लेज़र ट्रीटमेंट में फिशर का ट्रीटमेंट के लिए लगता है, और इसमें भी कोई ज़्यादा बड़ा घाव या चीरफाड़ वैसा नहीं होता। लेज़र के माध्यम से एक लेज़र स्पिंक्टरोलाइसिस करते हैं और फिशर ठीक हो जाता है। मतलब उसमें भी आपको कम से कम तकलीफ ना के बराबर ही पेनलेस ट्रीटमेंट। तो ये भी इतने आसान हो गया, जैसे मतलब लोग कई बार इस दर्द की वजह से ही शायद मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी निग्लेक्ट कर जाते हैं कि पहले ही इतना दर्द है और ट्रीटमेंट करने से, तो ये सारी तकलीफ आपने दूर कर दी है लेज़र ट्रीटमेंट के सहारे से, ऐसा कह सकते हैं। सर, ये भगंदर जो कहते हैं कि वो क्या होता है, उसके क्या प्रकार है और कैसे लक्षण होते हैं उसके भी? फिशुला या भगंदर जिसको हमारी भाषा में बोलते हैं, इसका लक्षण अगर हम लोग देखेंगे तो एनल रीजन में कभी भी किसी को अगर फोड़ा या फुंसी होती है, उसको चीरा दे के अगर बाहर नहीं निकाला गया तो वहाँ पर जो पस है वो संडास की जगह रास्ते में एनस में खुलता है, तो इसको भगंदर या नाली घाव या फिशुला कहा जाता है, फिशुला इन एनो। तो इसके जो प्रकार है वो 2 प्रकार होते हैं, एक होता है हाई एनल फिशुला, एक होता है लो एनल फिशुला। लो एनल फिशुला यानी बिलो डेंटेड लाइन की लेवल में जो फिशुला सिचुएटेड होता है, जो छोटी जिसकी नाली या जिसकी जो ट्रैक्ट है वो छोटी होती है, उसको लो एनल फिशुला कहते हैं। और हाई एनल फिशुला जो होता है वो लॉन्ग फिशुला होता है, जो कि रेक्टम तक खुला रहता है। अच्छा। तो फिशुला का जो स्टेज है वो स्टेज देख के उसका जो ट्रीटमेंट है वो हम लोग करते हैं। इसमें फिशुला का एडवांस अगर स्टेज है जिसमें लॉन्ग फिशुला है, हाई एनल फिशुला है, तो ऐसे केसेस में हम लोग लेज़र फिलैक नाम के ट्रीटमेंट करते हैं, जिसके माध्यम से जो एक्सटर्नल ओपनिंग होता है फिशुला का, किसी भी प्रकार का कट या किसी भी प्रकार की मसल को न काटते हुए एक्सटर्नल ओपनिंग के माध्यम से इंटरनल ओपनिंग तक हम लोग जाते हैं, और लेज़र एनर्जी के माध्यम से फिशुला ठीक हो जाता है। इसमें कोई बड़ा घाव नहीं होता है, पेशेंट को रोज़ ड्रेसिंग के लिए आने की भी आवश्यकता नहीं है, और लेज़र के माध्यम से फिशुला का जो ट्रैक्ट है पूरा एब्लेट किया जाता है और फिशुला जो है वो ठीक हो जाता है। छोटा स्मॉल फिशुला अगर रहा तो लेज़र के माध्यम से फिशुलेक्टॉमी हम लोग करते हैं। कभी कभी रिकरेंट फिशुलास भी हमको देखने के लिए मिलते हैं कि एक बार ऑपरेशन हुआ, दूसरी बार ऑपरेशन हुआ,
ऐसे बहुत बार ऑपरेशन होने के बाद जो फिस्टुला होता है, ऐसे फिस्टुला को ठीक करने के लिए हम लोग लेज़र के साथ में एडवांस्ड इफ्टाक नाम की पद्धति, जिसको क्षारसूत्र कहते हैं, वो करते हैं, जिसमें ओपीडी बेस्ड ट्रीटमेंट रहता है। इसमें किसी भी प्रकार का एडमिशन या भर्ती रहने की आवश्यकता नहीं रहती। और रिकरेंट या बार बार होने वाले जो फिस्टुला है उसके लिए आयुर्वेद क्षारसूत्र, जिसमें मॉडिफाइड इफ्टाक अभी एक एडवांस टेक्निक आई है, वो हम लोग करते हैं, जिसमें एवरी 7 डेज पेशेंट को क्षारसूत्र बदलना पड़ता है। और जो रिकरेंट होने वाले, बार बार होने वाले फिस्टुलाज है, वो हमेशा के लिए ठीक हो जाते हैं। मतलब ये भी पेनलेस और जिसमें आपको टाइम भी कम लगता है। सर, ये तो बात हो गई कि जैसे पाइल्स और इन तरीके की जो बीमारियां उसमें होने वाली लेज़र ट्रीटमेंट, लेकिन क्या लेज़र ट्रीटमेंट किसी और बीमारियों के लिए भी की जाती है? बिल्कुल। एक्चुअली अभ्युदय पाइल्स हॉस्पिटल पहले पाइल्स के लिए लेज़र हॉस्पिटल से ही फेमस था। अभी अभ्युदय पाइल्स लेज़र हॉस्पिटल में सभी प्रकार के लेज़र्स उपलब्ध है, जिसमें लेज़र के माध्यम से हम पाइल्स का, फिशर का, फिस्टुला का, पाइलोनेडल साइनस का, इन सब बीमारियों का उपचार करते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार का चीरफाड़ नहीं, कोई टाका नहीं और किसी भी प्रकार के साइड इफ़ेक्ट की डर नहीं है पेशेंट्स को। दूसरा, इसके अलावा अभी हेयर रिमूवल, परमानेंट हेयर रिमूवल, इसके लिए भी लेज़र्स उपलब्ध है। जिन लोगों को जैसे मोस्टली पीसीओडी की जो बीमारी होती है महिलाओं में या यंग गर्ल्स में, जिनमें एंड्रोजन हार्मोन्स बढ़ता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज जिसको कहते हैं, तो ऐसे महिलाओं में जो अनवांटेड हेयर्स आते हैं चेहरे पे या और कई जगह पर, तो उसको रिमूव करने के लिए परमानेंटली एनडीआग लेज़र है और बाकी लेज़र है, उसका भी अभी हमारे यहाँ पर ट्रीटमेंट शुरू है। तो इसके अलावा जिन लोगों ने टैटू बनाए हैं, टैटू रिमूवल के लिए भी ओपीडी बेस्ड ट्रीटमेंट है, 10 मिनट का ट्रीटमेंट है। आप जब चाहे जो टैटू बनाना है बनाइए, नहीं चाहते हैं उसको निकालने के लिए भी अभी लेज़र है। इसके अलावा कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी एक नया कंसेप्ट है जी, और मेरा सौभाग्य रहा कि वर्ल्ड के फेमस डॉक्टर मैगॉन से मुझे कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी की टेक्निक सीखने का मौका मिला। क्या बात है। और वही टेक्नोलॉजी भारत के सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए हम लोग सदैव तत्पर है। तो कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी में जिन महिलाओं को छींकते समय, खांसते समय यूरिन होता है, ऐसे महिलाओं के लिए लेज़र उपलब्ध है और लेज़र कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी ट्रीटमेंट से उनको काफ़ी फ़ायदा होता है। लेज़र कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी का दूसरा फ़ायदा यह है कि जिन लोगों को बार बार मल्टीपल प्रेगनेंसीज यानी मल्टीपल डिलीवरीज हुई है, नॉर्मल डिलीवरीज हुई है, तो उसकी वजह से जो दिक्कत या परेशानी का सामना करता पड़ता है, तो उनको लिए है भी कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी काफ़ी अच्छी फ़ायदेमंद ट्रीटमेंट है। इसके लिए पेशेंट को किसी प्रकार के एडमिशन की ज़रूरत नहीं है, 10 से 15 मिनट का ट्रीटमेंट रहता है और इसमें एनेस्थीसिया की भी आवश्यकता नहीं रहती है। पेनलेस होने की वजह से पेशेंट को ऑफिस बेस्ड ट्रीटमेंट है। पेशेंट वॉक इन आता है, वॉक इन जाता है और उसके कुछ सेटिंग्स रहते हैं जो पेशेंट को करने पड़ते हैं। जिन पेशेंट्स को, जिन महिलाओं को रिकरेंट इन्फेक्शंस होते हैं वहाँ पर, उनके लिए कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी ट्रीटमेंट काफ़ी अच्छी फ़ायदेमंद है। इसके अलावा जिनको स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है, जिनको छींकते समय, खांसते समय यूरिन आता है, ऐसे महिलाओं के लिए पहले सर्जरी के सिवा ऑप्शन नहीं था, अभी लेज़र ट्रीटमेंट एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा महिलाओं में जो स्किन प्रॉब्लम्स है, एक्ने, पोस्ट एक्ने स्पॉट्स, डार्क सर्कल्स है, मैलिज्मा है, ऐसे इन सारी तमाम बीमारियों के लिए भी लेज़र ट्रीटमेंट अभी अभ्युदय लेज़र सेंटर में अवेलेबल है। मतलब महिलाओं के लिए तो मेरे ख्याल से हर उनकी तकलीफ का एक सल्यूशन आ गया है लेज़र ट्रीटमेंट के द्वारा अभ्युदय पाइल्स हॉस्पिटल में। सर, लेकिन मुझे एक जानना ये है कि इन सारी ट्रीटमेंट्स में जो भी ट्रीटमेंट्स हम लोग कराते हैं, तो क्या उसमें हमें कोई खान पान या इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है? जैसे पहले कहते थे कि ऑपरेशन होता है तो आपने चावल नहीं खाना चाहिए, टाके पक जाते हैं या इस टाइप से, बट यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन बाकी कोई ख्याल हमें अगर किसी चीज़ का रखना है ऐसा? डाइट मॉडिफिकेशन करना जरूरी है, पर आपने कहा कि जैसे चावल नहीं खाना, चावल खा सकते हैं, इसमें कोई हम लोग टाके तो यूज़ करते नहीं, तो इसकी वजह से आपको जो प्रॉब्लम है कुछ होती नहीं है। इसमें सिर्फ आपको जैसे पाइल्स या फिस्टुला का ऑपरेशन करते हैं, उसके बाद तीखा, मिर्च मसालेदार नॉनवेज डाइट अवॉइड करना पड़ता है। हाँ। खान पान में ज़्यादातर सलाद, घी, मोस्टली गाय का घी मिले तो अच्छा है, छाछ का सेवन हम लोग कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ों का सेवन हमको करना है। और लेज़र ट्रीटमेंट करने के बाद, जिस दिन लेज़र ट्रीटमेंट होता है उस दिन आप 4 घंटे के बाद थोड़ा सा लिक्विड डाइट ले सकते हैं, सोजी खा सकते हैं उस दिन, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग से आप नॉर्मल डाइट सब ले सकते हैं। इसमें खान पान मतलब उसमें भी ज़्यादा कोई तकलीफ आपको या ध्यान देने की सिर्फ अवॉइड करना है स्पाइसी और ऑयली, तीखा, मिर्च मसालेदार। वो तो नॉर्मली भी हम लोग वैसे देखते हैं कि डॉक्टर्स यही प्रेफर करते हैं कि आप लोग थोड़ा सा लाइट और मसाले कम खाएं, ऐसा ही कुछ।
सर दूसरी बात कि अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था का पाइनियल साइनस के बारे में, तो इसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या होता है, क्या ऐसे लक्षण होते हैं इसके और इसका उपचार। साइनस जो है, पाइलोनिडल साइनस यानी जो क्लेफ्ट ऑफ बटक होता है, मोस्टली जो पीपल्स, जिन लोगों को ज़्यादा शरीर पर बाल होते हैं, जो फैटी है, 40 ईयर्स ओल्ड है, या यंग पीपल्स है, जो ड्राइवर्स है, जिन लोगों को स्टैंडिंग्स या ज़्यादा समय तक बैठना पड़ता है, तो मोस्टली जो हेयर ड्रेसर्स है, नाई लोग हैं, उन लोगों को, तो इन लोगों को होने वाली एक बीमारी होती है जिसमें क्या होता है कि क्लेफ्ट ऑफ बटक, दोनों नितंबों के बीच में जो जगह होती है क्लेफ्ट, वहाँ पर एब्सेस बनता है या फोड़ा बनता है, और वहाँ पर वो साइनस बन के जो हेयर्स वहाँ पर होते हैं वो पूरे वहाँ पर बंच बन के अंदर पेनिट्रेट होते हैं, जिसको पाइलोनिडल का अर्थ ही होता है कि पाइलो मीन्स बॉल, नाइडस मीन्स बंच ऑफ हेयर्स। एक बंच ऑफ हेयर्स वहाँ पर एम्बेड होके एब्सेस साइनस तैयार करता है। तो पाइलोनिडल साइनस के लिए भी परमानेंट हेयर रिमूवल जो लेज़र हमने लाया है वो एक काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट है। इसके अलावा जो डायड लेज़र हम लोग यूज़ करते हैं वो भी ओपीडी बेस्ड ट्रीटमेंट होता है। वहाँ पर जितना भी साइनस बना हुआ है उसको लेज़र के माध्यम से एब्लेट किया जाता है, और ओपीडी बेस्ड लोकल एनेस्थीसिया में ट्रीटमेंट होता है। तो ऐसे पेशेंट्स को अवॉइड करने के लिए अगर कहना चाहेंगे तो हेयर रिमूवल, परमानेंट हेयर रिमूवल करना, लॉन्ग सिटिंग अगर आपका है तो बैठने का कुशन है वो सॉफ्ट यूज़ करना, और ओबेसिटी, वज़न कम करना, ये सब कारण को अगर हम कम करेंगे तो पाइलोनिडल साइनस ठीक हो जाता है। और सर जैसे कि हमने बात की कि गुदभाग से रक्तस्राव होता है, तो एग्जैक्टली किस वजह से होता है? मतलब जैसे जिनको पाइल्स हैं वो तो धीरे धीरे डेवलप होता होगा, लेकिन अदरवाइज ऐसे क्या कारण है कि जिसकी वजह से रक्तस्राव होता है? गुदभाग से ब्लीडिंग होने का कारण स्टेजेस वाइज अगर हम देते हैं तो उसके मुख्यतः बच्चों में अगर कारण देखा जाए तो बच्चों में वर्म इन्फेक्शन होना, कृमि का इन्फेक्शन होना, उसकी वजह से हो सकता है। पॉलिप बच्चों में हो सकते हैं। बच्चों में रेक्टल प्रोलैप्स यानी गुदभाग का संपूर्ण भाग बाहर आना, ये एक कारण हो सकता है। कभी कभी बच्चों में थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है, उसकी वजह से ब्लीडिंग होता है। और उसके बाद यंग जनरेशन में अगर हम देखेंगे तो मोस्टली पाइल्स, फीशर, इसकी वजह से ब्लीडिंग होता है। पाइल्स का ब्लीडिंग जो है वो पूरी धार की तरह होता है। फीशर का जो ब्लीडिंग होता है उसके साथ दर्द होता है और ड्रॉप ब्लीडिंग होता है। और बुढ़ापे में या ओल्ड एज में अगर हम लोग ब्लीडिंग की बात करेंगे तो उस मोस्टली ओल्ड एज में ग्रेड 3, ग्रेड 4 पाइल्स हो सकते हैं। इसके अलावा अतड़ियों की इन्फेक्शंस है, उसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकता है, जिसको अल्सरेटिव कोलाइटिस कहते हैं, या कैंसर भी हो सकता है। ऐसे अलग अलग कारण होते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को जांच करना जरूरी होता है। इसलिए हमारे अभ्युदय पाइल्स लेजर सेंटर में हम लोग एंडोस्कोपी के माध्यम से देखते हैं कि ब्लीडिंग का कारण क्या है, और ऐसे पेशेंट्स की ट्रीटमेंट अर्ली स्टेज में हम लोग करते हैं। और ओल्ड एज में हम लोग कोलोनोस्कोपी एडवाइस करते हैं, जिससे पूरी अतड़ियों की जांच होती है और एग्जैक्ट ब्लीडिंग का कारण क्या है वो समझ में आता है। सर इसमें हमने जैसे एक सुना है कि आयुर्वेद 4 सूत्र, तो उसके बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे कि एग्जैक्टली होता क्या है ये? आयुर्वेद 4 सूत्र एक प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है, और वो एक प्रकार का विशिष्ट मेडिकेटेड सेटॉन रहता है जी, जिसको स्नुही क्षीर, हल्दी और अपामार्ग क्षार, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है। तो इटसेल्फ ये 4 सूत्र एंटीबायोटिक है, एंटी इन्फ्लामेटरी है, और ये हीलिंग और कटिंग दोनों एक समय में करता है। तो मोस्टली जो रिकरेंट फिस्टुलाज होते हैं, बार बार फिस्टुलाज होते हैं, या पाइलोनिडल साइनस जो रिकरेंट या बार बार होते हैं, ऐसे पेशेंट्स में हम लोग 4 सूत्र चिकित्सा पद्धति यूज़ करते हैं। 4 सूत्र में आपको एडमिट होने की आवश्यकता नहीं है। ये 7 डेज, एवरी 7 डेज चेंज किया जाता है, और ओपीडी बेस्ड लोकल एनेस्थीसिया में ट्रीटमेंट किया जाता है। 4 सूत्र, पहला 4 सूत्र चेंज किया जाता है और दूसरा नया 4 सूत्र इसमें हर हफ्ते में डालते हैं। तो 4 सूत्र से जो चिकित्सा की जाती है, इसमें मॉडिफाइड 4 सूत्र चिकित्सा अभी आई हुई है, जिसको इफ्टाक नाम से जाना जाता है, इंटरसेप्शन ऑफ फिस्टुलस ट्रैक्ट एंड 4 सूत्र लाइगेशन। इसमें क्या किया जाता है, जो बड़ा फिस्टुला है उसमें एक छोटी विंडो बना के 4 सूत्र, स्मॉल 4 सूत्र यूज़ करते, और पूरी जो ट्रैक्ट को है वो ओपन होने, हील होने के लिए ओपन रखते। तो इसमें कोई चिरफाड़ नहीं होती है, कोई मसल का कंट्रोल जाने के जो डर है पेशेंट में वो नहीं होता है। और ओपीडी बेस और बार बार होने वाले 4 सूत्र को रोकने के लिए 4 सूत्र चिकित्सा पद्धति काफ़ी अच्छी है। इसमें आयुर्वेद में एक अच्छा उल्लेख मिलता है कि क्रूश दुर्बल बीरु नाम नाड़ी मर्माश्रिता चया 4 सूत्रेण ताम शुद्धात न तु शस्त्रेण बुद्धिमान।
इनको ऑपरेशन से डर लगता है, जो दुर्बल है, जो बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं, ऐसे लोगों के लिए एक 4 सूत्र आज से हजारों साल पहले काफ़ी अच्छी ट्रीटमेंट आयुर्वेद में बताई गई है। मतलब आज हम लोग एक अलग अलग टेक्नोलॉजी का नाम देते हैं, लेकिन हमारे आयुर्वेद में कई वर्षों पहले से ये चीज़ें चलती आ रही है, अब बस एक रूप बदल गया है शायद उसका। सर, कॉस्मेटिक लेज़र गायनेकोलॉजी के बारे में जानना चाहेंगे कि एग्जैक्टली वो भी कैसे होता है और क्या मतलब उसका उपचार किस तरीके से उसका किया जाए। कॉस्मेटिक लेज़र गायनेकोलॉजी एक एडवांस लेज़र ट्रीटमेंट है जिसमें जो महिलाओं को बार बार छींकते समय, खांसते समय यूरिन निकलता है, जिसको स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस बोलते हैं, जिन लोगों की नॉर्मल डिलीवरीज हुई है, जिन लोगों को कुछ हार्मोनल ट्रीटमेंट चालू है, जिनको बार बार वहाँ पर इन्फेक्शन होता है यूरिन की जगह पर, वजाना की जगह पर, तो ऐसे पेशेंट्स के लिए कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी, लेज़र कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी काफ़ी अच्छी ट्रीटमेंट है। इसमें विशिष्ट प्रकार के एक प्रोब के माध्यम से वहाँ लेज़र ट्रीटमेंट की जाती है और ये OPD बेस्ड ट्रीटमेंट है। इसमें किसी भी प्रकार के एडमिशन की आवश्यकता नहीं होती है। पेशेंट OPD बेस आके ये ट्रीटमेंट लेके जा सकता है। इसके कुछ सेटिंग्स रहते हैं, 5 से 6 सेटिंग्स करने पड़ते हैं और एक 20 दिन के 15 दिन के अंतराल से ये सेटिंग हम लोग करते हैं, डिपेंड्स द सिचुएशन ऑफ द पेशेंट्स। तो कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी उन महिलाओं के लिए काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट है जो पेरीमेनोपॉजल एज में है या जिनका मेनोपॉज ऑलरेडी हो चुका है, तो ऐसे महिलाओं के लिए कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी काफ़ी वरदान है। सर, जैसे आपने बताया कि इसमें हॉस्पिटलाइजेशन की भी ज़रूरत नहीं है, तकलीफ़ भी बहुत कम है, तो ये तो महिलाओं के लिए मेरे ख्याल से वरदान ही हुआ ऐसा। पर अभी हमने जो चर्चाएं की वो अगर आपको कोई तकलीफ़ होती है तो उस पर किए जाने वाले उपचार और किस तरीके से वो उपचार करते हैं, लेकिन जाते जाते अगर आप एक संदेश हमारे सभी व्यूअर्स को देना चाहेंगे कि कोई तकलीफ़ उन्हें हो ही नहीं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप? एक्चुअली हमारा हमेशा से पेशेंट्स को कहने का तात्पर्य यही रहता है कि आप बीमारी ना हो ताकि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, क्योंकि आयुर्वेद का मूल प्रयोजन भी वही है। स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य व्याधि परिमोक्षा। स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और जो पीड़ित है, व्याधित है, व्याधिग्रस्त है, उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना, यही आयुर्वेद का परम उद्देश्य है। कोरोना की इस पिछले 2 साल में हमने देखा कि हमारा हेल्थ ही वेल्थ है, बाकी सब फेल है, क्योंकि धर्मार्थ काम मोक्षानाम आरोग्यम मूलम उत्तमम, यह हमारी संस्कृति है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों की अगर प्राप्ति करना है तो आपका आरोग्य उत्तम होना अत्यंत आवश्यक है। आपको लगता है कि मुझे पाइल्स, फिशर, फिस्टुला ना हो, तो वहाँ पर लोकल हाइजीन रखना बहुत ज़रूरी है। जो लोग कमोड यूज़ करते हैं उन्होंने पैर के नीचे एक स्टूल रख के एक विशिष्ट प्रकार का एंगल वो बनाना ज़रूरी है। ज़्यादा समय तक टॉयलेट में ना बैठे, 3 से 4 मिनट से ज़्यादा टॉयलेट में नहीं बैठना चाहिए। आजकल हमको आदत हो गई कि मोबाइल लेके हम लोग टॉयलेट में बैठते हैं, दैट इज़ वेरी बैड। न्यूज़पेपर लेके टॉयलेट में ना बैठे, ये भी बैड हैबिट है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन की वजह से और आपका स्ट्रेनिंग बढ़ता है और आपको पाइल्स जैसी समस्याएं होती है। दूसरा यह है कि खान पान में तीखा, मिर्च, मसालेदार, नॉनवेज सेवन ना करें, हरी सब्जियों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें। और जिनको लगता है कि मुझे पाइल्स नहीं होना चाहिए, जैसे कि अभी गर्मी का सीज़न है तो हम लोग छाछ पीते हैं। छाछ यह आयुर्वेद के लिए में पाइल्स के लिए सर्वश्रेष्ठ औषधि बताया गया है। तक्रम शक्र से दुर्लभा, ऐसा वर्णन है कि जो छाछ हम लोग पीते हैं वो स्वर्गलोक में इंद्र को भी प्राप्त नहीं होता है। वो तक्र अमृत के समान हम लोग पृथ्वी पर आज सेवन करें। तो अभी जैसे गर्मी का सीज़न चल रहा है तो आप तक्र या छाछ का सेवन कर सकते हैं। घर में बनाया रहेगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा। उसमें आप टेस्ट के अनुसार चित्रक या आपके टेस्ट के अनुसार आप सेंधा नमक वगैरह डाल के पी सकते हैं। इसके अलावा जिनको ऐसा लगता है कि मुझे कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा होता है तो वो हरितकी का सेवन करें। हरितकी यानी हरड़ जिसको बोलते हैं, हरड़ का चूर्ण 3 से 5 ग्राम मात्रा में कुनकुने पानी के साथ रात को ले, क्योंकि कदाचित कुप्यते माता न उदरस्थ हरितकी, ऐसा आयुर्वेद में वर्णन है। यानी एक प्रकार से अगर आपकी माता, आपकी मम्मी आपके ऊपर क्रोधित हो सकती है, पर एक बार पेट में ली हुई हरड़ या हरड़ का चूर्ण आपको कभी तकलीफ नहीं देता है। अच्छा, तो ये हरितकी का विशेष महत्व इसमें आयुर्वेद में बताया गया है। खान पान में फ्रूट सलाद, सीजनेबल फ्रूट्स आप ले सकते हैं। रात को अच्छी नींद सोए, क्योंकि देर रात तक जागना ये भी एक कॉन्स्टिपेशन का कारण है, उसको अवॉइड करें। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, जैसे गर्मी का सीज़न चल रहा है तो हाइड्रेशन मेंटेन करें और अपने बीमारी को छिपाए ना, उसको तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाए और स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाए, जिससे इसका निदान अर्ली स्टेज में होकर दवाई से भी ठीक हो सकते हैं। सुखी रहे और स्वस्थ रहे।
बहुत अच्छी जानकारी आपने इस संदेश में दी है। और वैसे भी सर आप यहाँ आए और आपने इतनी अच्छी जो ट्रीटमेंट्स के बारे में भी बताया है, मुझे ऐसा लगता है कि किसी को तकलीफ़ ना हो, लेकिन अगर हैं तो आधे से ज़्यादा सुकून तो उनको यही मिल गया होगा कि बिना किसी एडमिशन किए, हॉस्पिटलाइजेशन के, और उनकी सारी तकलीफ़ें दूर करने के लिए आप हमेशा तत्पर हैं उनके लिए। आप यहाँ आए और इतनी अच्छी जानकारी दी, धन्यवाद।